अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 4 दिन बाद आखिर हुकूमत ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी है, मगर ये इजाजत मशरूत है। हुकूमत ने शराइत रखी हैं जो काबीना की ECL कमेटी में रखी जाएंगी और अगर नून लीग इन शराइत को कबूल करेगी तो ही नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की और इलाज कराने की इजाजत मिलेगी। और अब इस कमेटी का इजलास अभी थोड़ी देर पहले शुरू हो गया है। इस कमेटी में हुकूमत, नैब और शहबाज शरीफ के नुमाइंदे शरीक हैं जो हुकूमती शराइत का जायजा लेंगे और उस पर जवाब जमा कराएंगे। हुकूमत ने काबीना इजलास में शर्त रखी है कि नवाज शरीफ को सिक्योरिटी बॉन्ड्स जमा कराने होंगे। उन्हें सिर्फ एक दफा मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी, उनसे वापसी की यकीन दहानी भी ली जाएगी, तारीख मांगी जाएगी, फिर इसके बाद नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़वान ने काबीना इजलास की तफसीलात बताई और ये भी बताया कि काबीना में एक कौन सी बात थी जिस पर सब मुत्तफिक थे। सुनिए। आज कैबिनेट में जो है वो तफसील से उस पर बात हुई, 2 तरह की राय आई, कुछ ने उसकी हमायत की। तो जब सारी बहस के बाद प्राइम मिनिस्टर ने वोटिंग कराई और उसमें अक्सरियत ने उनको जाने देने की जो ऑप्शन थी, एक बात पे जिस पे सबका कंसेंसस था वो कि भाई इनको हम अनकंडीशनल रिलीफ नहीं देना चाहिए और हमें जो है उनका श्योरिटी बॉन्ड, इंडेमनिटी बॉन्ड, सिक्योरिटी और वो जो उनको फाइन हुए अदालत के फैसलों में जो उनके ऊपर फिक्स किए गए, वो आपको भी पता है कि अदालत ने जो उसके पैरेलल हमें लीगली उनको बाउंड करना चाहिए। और दूसरी बात पे जो कंसेंसस था कि ये 1 टाइम वेवर होना चाहिए और तीसरा ये था कि टाइम बाउंड होना चाहिए। ये सारी शराइत थी। दिलचस्प बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ को जमानत देते हुए 2 करोड़ रुपए जमा कराने का हुक्म दिया था, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ को जमानत देते हुए 40 लाख रुपए जमा कराने का हुक्म दिया था। मगर हुकूमत चाहती है कि नवाज शरीफ 5.5 अरब रुपए जमा कराएं, क्योंकि अल अजीजिया के फैसले में नवाज शरीफ पर $25 मिलियन यानी तकरीबन 4 अरब रुपए और अलग से 1.5 अरब रुपए का जुर्माना किया गया था, यानी तकरीबन 5.5 अरब रुपए का जुर्माना। शरीफ खानदान से 5.5 अरब रुपए का हुकूमत मुतालबा करेगी। तो क्या नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर ले जाने के लिए 5.5 अरब की जमानती रकम या जायदाद शरीफ खानदान रखवाएगा? आपसे कुछ देर पहले वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर का बयान सामने आया कि ज़ेली कमेटी ने शरीफ खानदान के नुमाइंदों से नवाज शरीफ की वापसी की तारीख मांगी है। उनसे पूछा है कि मुकदमात की वाजिबुल अदा रकम में कितनी बतौर गारंटी दे सकते हैं। शहजाद अकबर ने कहा कि वापसी की तारीख और जमानती बॉन्ड्स मांगना कोई नई बात नहीं, अदालत भी जमानती बॉन्ड्स जमा करती है। काबीना से सर्कुलेशन के जरिए भी ECL से नाम निकाला जा सकता है, काबीना से सर्कुलर के जरिए भी। हमारे साथ मरियम औरंगजेब साहिबा मौजूद होंगी, उनसे पूछेंगे कि कितनी रकम जमा कराने के लिए शरीफ खानदान तैयार है, क्योंकि शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि उनसे ये बात पूछी जाएगी, क्या शरीफ खानदान नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर अर्जेंट बेसिस पर इलाज के लिए ले जाने के लिए ये रकम देने के लिए तैयार होगा। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी और फैसला आखिरकार हुकूमत ने किया है, हुकूमत ने ही करना था। 4 दिन तक हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं था। हुकूमत ने नवाज शरीफ की बीमारी को तस्लीम किया, मगर इजाज़त देने के मामला दीगर इतारों पर छोड़ा। फिर आज वफाकी काबीना के फैसले से पहले वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी बराए ECL के 2 इजलास हुए और फिर काबीना के बाद एक इजलास जारी है जिसमें नैब और शहबाज शरीफ के नुमाइंदे भी शरीक हैं। हुकूमत में इस हवाले से इख्तिलाफ था। कुछ वफाकी वुज़रा ने मीडिया पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने पर तशवीश का इजहार किया था। हमारे साथ इस वक्त वफाकी काबीना के अहम रुकन अली ज़ैदी साहब मौजूद हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि मरियम औरंगजेब साहबा भी हमारे साथ मौजूद हो। ज़ाहिद गिशकोरी भी हमें इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। अली ज़ैदी साहब बहुत शुक्रिया। अली ज़ैदी साहब, अदालत ने जब जमानत दी नवाज शरीफ साहब को तो रकम 40 लाख रुपए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, 2 करोड़ रुपए लाहौर हाई कोर्ट ने ली। आज वफाकी काबीना कैसे इस फैसले पर पहुंची? एग्जैक्टली क्या हुआ? वज़ीर आज़म क्या सोचते थे, आप लोग क्या सोचते थे कि उनसे तकरीबन अल अजीजिया का 5.5 अरब का अमाउंट बनता है, इतने पैसे लेने चाहिए? देखिए, एक जजमेंट उनके खिलाफ है शाहजेब, जो कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को भी लिंक करती है, पैसे भी मांगती है डॉलर्स में, और दूसरी एक उनका केस चल भी रहा है चौधरी शुगर मिल का। जो भी उनके खिलाफ जजमेंट्स हैं, हमारा तो बड़ा सिंपल था। देखें, हम किसी को
पहले तो बात यह है कि अफसोस है कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पूरे पाकिस्तान में, एक अस्पताल ऐसा नहीं है जो उनका इलाज कर सके, ना बाहर से कोई डॉक्टर आ सकता है उनका इलाज कराने। चले वो अब एक अल्लाह ताला उनको सेहत दे। ये भी मुझे अभी तक समझ में नहीं आई शाहजेब, आई वांट टू मेक अ पॉइंट हियर कि अगर कोई खुदा ना खासा इतना बीमार है, और मैं दोबारा दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको शिफा दे, इतने वो बीमार हैं कि उनका पाकिस्तान में इलाज हो नहीं सकता, लेकिन बैठे वो घर पे हैं। अब हफ्ते 10 दिन से उनका कोई दोबारा टेस्ट नहीं हुआ। मतलब वाई इज़ ही नॉट इन इंटेंसिव केयर इन द हॉस्पिटल, कि जब उनको एक सारे डॉक्टर्स ऊपर बैठे हैं, हर चीज़ उनकी मॉनिटर करे, अल्लाह उनको शिफा दे। यानी अली साहब, लेकिन वो अपने घर जाके आपको भी लेटे हुए हैं और फिर भी कह रहे हैं बीमार है। अदालत मैं जानना चाह रहा हूँ गुलाम सरवर साहब, जरा आपको भी शक है कि नवाज शरीफ साहब उतने बीमार नहीं है जितना बताया जा रहा है? आपको भी शक है? नहीं, मैं तो देखें, मैं तो ना डॉक्टर हूँ ना मैं मेडिकल रिपोर्ट, मुझे नहीं समझ आती कि क्या लिखा होता है। मैं सिर्फ एक बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट आम आदमी वाला सवाल पूछ रहा हूँ एक इंसान खुदा ना खासा को जो बीमार है, और मैं दोबारा तीसरी दफ़ा दुआ कर रहा हूँ अल्लाह उनको शफा दे, घर पे क्यों है, अस्पताल में क्यों नहीं है? मतलब इसमें कितना इससे इतनी बीमारी है कि पूरे पाकिस्तान में उसका इलाज नहीं हो सकता। मगर क्या ऐसा हुआ कि वजीर आजम ने आज काबीना के इजलास में ये कहा कि मैंने आज़ादाना तौर पर भी तहकीकात कराई है, नवाज शरीफ साहब वाकई बहुत बीमार हैं और उन्हें इंसानी बुनियादों पर बाहर भेजने का फैसला हमें करना होगा क्योंकि नवाज शरीफ बहुत बीमार है, मैंने आज़ादाना तौर पर तहकीकात कराई है, वजीर आजम ने कहा आज काबीना में? 14 आदमी का जी डॉक्टर्स हैं, वो सारों ने तहकीकात करके कहा है कि उनकी तबीयत नासाज है, और उन्होंने कहा कि जी काफ़ी प्लेटलेट्स का भी इशू है, उनको हार्ट का भी इशू है, किडनीज़ का भी है, उनको शायद शुगर का भी है। मैं किसी चीज़ को भी डिनाई नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ कि अल्लाह उनको शफा दे, लेकिन अस्पताल में होना चाहिए ना। शाहजेब एक आम आदमी की क्या सवाल पूछेगा? अगर उनके डॉक्टर्स, पंजाब का मेडिकल बोर्ड इस बात से मुतमईन है कि उन्होंने अपने घर पर आईसीयू बनाया हुआ है। डॉक्टर शम्सी भी जब कराची से गए थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब ये बीमारी किसी को हो जाए और उसके प्लेटलेट्स जब तक 20,000 से नीचे नहीं गिरते, हम उन्हें कहते हैं कि आप मेडिसिन लें और घर पर रहें। तो ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के, डॉक्टर शम्सी ने ये बात कही थी, तो अगर उनके 20,000 से ऊपर हैं, वो घर पर हैं, आईसीयू बनाया हुआ है या उसकी फैसिलिटीज दी हुई हैं, तो या तो आप ये कहें कि उनकी बीमारी ठीक नहीं है, या फिर अगर वजीर आजम भी कन्विंस कर रहे थे आज अपनी काबीना को कि वो वाकईतन बहुत ज्यादा बीमार है, तो फिर आप सवालात कैसे उठा रहे हैं? मैं तो सवालात एक आम इंसान वाले उठा रहा हूं। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि जी अगर हमारे पास जब आया, हमसे पूछा गया, हम सारों ने अपनी राय दी, और ज़रूरी नहीं है कि हमारी पार्टी के अंदर बड़ा जमहूरी अमल है, हो सकता है मेरी राय मुख्तलिफ हो किसी और से। हम सारों ने राय दी कि जी अगर कंसेंसस इस पर बिल्ड हुआ कि आज जो रात को कमेटी का इजलास हो रहा है 9:30 बजे, हमने उनका उस कमेटी को ये कहा कि देखिए अगर वो अपनी इंडेमनिटी बॉन्ड्स और गारंटीज़ और जो भी कुछ वो रखवाते हैं और बाहर जाना चाहते हैं वन टाइम इलाज कराने के लिए, तो हम नहीं रोकेंगे, चले जाएंगे। अब अंदर किसने मुखालिफत की और किसने सपोर्ट की, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बिकॉज एक दफ़ा जब कलेक्टिव डिसीजन हो जाता है तो फिर कलेक्टिव डिसीजन। अगर शरीफ खानदान वो बॉन्ड नहीं देगा फिर क्या होगा? फिर इस हवाले से क्या फैसला हुआ? फिर वील टेल यू, वील क्रॉस द, अभी भी मैंने सुना है कि वो नहीं दे रहा है, वो हम तो कह रहे हैं जाओ। अच्छा मुझे बताएं शाहजेब, आप मुझे जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ, कई साल हो गए। 2 बेटे हैं माशाल्लाह, इनके जवान बेटे हैं, वो बेटों को अपने वालिद की फिक्र नहीं है। एक बेटा आ जाए ना पाकिस्तान, बोले जी मेरे वालिद इलाज कराने जा रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही ये कि पूरा, ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ होती है कि जो किसी का औलाद या किसी के वालिदैन थोड़े से बीमार हो जाए, आदमी सारी चीज़ें सेकेंडरी रख के वहाँ पहुँचता है। यहाँ इतनी बीमारी है कि बाहर जाना पड़ा है इलाज कराने, पूरे पाकिस्तान में ना डॉक्टर है ना अस्पताल है, टॉप के अस्पताल भी पाकिस्तान में नहीं इलाज कर सकते, लेकिन बेटे यहाँ नहीं आएंगे वालिद के साथ बैठने। मैं तो ये क्वेश्चन मार्क्स छोड़ रहा हूँ, और ये अजीब है, कल उज़ैर बलोच शर्त रख देते ना ये कि हुसैन या हसन में से कोई वापस आएगा, कोर्ट उज़ैर बलोच को देगी। मगर मैं जानना चाह रहा हूं, ये शर्त रख देते कि हसन या हुसैन नवाज में से कोई वापस आएगा तो फिर जाने देंगे। मतलब फ्राइडे तक आप लोग क्लियर थे कि जी वजीर आजम ने फैसला कर लिया है, फिर अचानक ये आज ये श्योरिटी बॉन्ड की बात कैसे आई? जब वजीर आजम फ्राइडे तक क्लियर थे कि हाँ जी ये बीमार हैं, अदालत ने हुक्म दे दिया है तो ये चले जाएं, ये श्योरिटी बॉन्ड की कैसे आई? क्या काबीना ने प्रेशर डाला कि सर आपने जो नैरेटिव बिल्ड किया है, इंप्रेशन जा रहा है कि आप एनआरओ दे रहे हैं, तो उसको नलीफाई करने के लिए, उस तासुर को जायल करने के लिए श्योरिटी बॉन्ड का मामला रखिए? नहीं, एनआरओ, हमने कभी भी एनआरओ का नैरेटिव बिल्ड नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर क्लियर कट कई दफ़ा 2 दिन पहले भी कह चुके हैं, मैं किसी को, ना कोई केस माफ हो रहा है ना एनआरओ। हम कैसे, एक देखिए शाहजेब,
एक था चार्ज लगना, ये कन्विक्ट हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कन्विक्ट हो गए, अब कैसे एनआरओ होगा? ये तो चार्ज लगने से पहले होती ना चीजें, या ड्यूरिंग द चार्ज चार्जेस आर ड्रॉप्ड। यहाँ चार्जेस ड्रॉप नहीं, यहाँ तो कन्विक्शन हो चुकी है, और मैंने आपने तो नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने की, इससे बड़ा तो कोई कोर्ट नहीं है पाकिस्तान में। अली साहब, ये बात आपने वजीर आजम को नहीं कही कि जब आप कैसे बात करते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा? भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो चार्ज हो चुका है, ये तो अदालत में मामला। आप कहते क्यों है कि आप एनआरओ दे सकते हैं? क्योंकि वजीर आजम साहब आप एनआरओ दे ही नहीं सकते, और भी आप वजीर आजम को नहीं कहते ये बात। और भी तो है ना, जो भी नैब में देखें, वो तो बड़े अम्ब्रेला की बात करते हैं ना, और भी तो है ना जो भी कन्विक्ट नहीं हुए लेकिन नैब के चार्जेस भुगत रहे हैं या कोर्ट्स में भुगत रहे हैं, उन पे भी तो चार्जेस लगे हुए ना। तो नैब वाला वजीर आजम के हाथ में है क्या? एनआरओ नहीं दूंगा इसका मतलब है किसी को भी नहीं दूंगा। अरे नैब वाला वजीर आजम के हाथ में है क्या कि वो दे सकते हैं एनआरओ? नैब वाला नहीं, किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में क्या होता रहा है मुझे बताइए। नवाज शरीफ के ऊपर जो चार्जेस फ्रेम हुए थे, जो वो कागज साइन करके गए थे मुशर्रफ के जमाने में, वापस आए, वो सारे केसेस क्या हुए? अपनी मर्जी के जज लगा के कि भूल गए कि जजों की कॉन्वर्सेशंस फोन पे क्या होती थी। वो जो जज लगे थे साहब, उसी पनामा में वही, और एक के ऊपर उन्होंने वो अपने आप को माफी करवा ली। सो मेरा कहने का मकसद है कि पाकिस्तान में होता रहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को इंडिपेंडेंट कर दिया। अच्छा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, जो आप मानते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को जमानत दी, यानी जो मुश्किल काम था वो अदालत ने कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब के एक पेंडिंग केस में उनको जमानत दी, जो इंक्वायरी की स्टेज पर, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर है, वो मुश्किल काम भी लाहौर हाई कोर्ट ने कर दिया। तो अब तो उन्हें मुल्क से बाहर जाना था, जिस पर आपने कहा नहीं हम श्योरिटी बॉन्ड देंगे, जिसकी आज तक नजीर नहीं है, ना ही कानून में इसकी कोई गुंजाइश है कि आप ईसीएल में डालने से पहले हुकूमत कहे कि नहीं आप हमें श्योरिटी बॉन्ड देंगे। तो आपने ये फैसला सियासी बुनियादों पर किया है ताकि आप अपने वोटर सपोर्टर को बता सकें कि देखिए हमने ऐसे नहीं जान लिया नवाज शरीफ को, हमने नहीं एनआरओ दिया, हमने उससे श्योरिटी बॉन्ड लिया। चले आप ये आपका एक व्यू पॉइंट होगा, मैं अपना व्यू पॉइंट आपको बता देता हूं। अदालत का फैसला सर आंखों पे, अदालत के फैसले से आप एक्सेप्ट ना भी करें, आपको अमल जरूर करना पड़ता है। हम अदालत से तो नहीं लड़ने जाने लगे, हम अदालत के फैसले के ऊपर अदालत पे क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन फैसले के ऊपर तो आदमी वंस डिसीजन इज मेड, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, उस फैसले के ऊपर तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अदालत का फैसला सर आंखों पे, अदालत ने फैसला दिया, बेल हो गई। अदालत ने फैसला दिया जी इलाज कराना है, इलाज हो जाए। अब ईसीएल के ऊपर डालने के लिए तो कैबिनेट के पास आएगा ना, क्योंकि कैबिनेट डालती है नाम और निकालती है। तो जब कैबिनेट के पास आया तो डिस्कशन हुई, और एक कलेक्टिव विजडम कैबिनेट का जो था, जिसमें लीगल ओपिनियन भी थे, वो उन्होंने कहा, और वो देने को भी तैयार है। मेरे ख्याल में उन्होंने ये भी कहा कि हम देने को तैयार है। अब ये 9:30 की मीटिंग जो चल रही है इस वक्त, वो खत्म हो जाए, वो कमेटी बाहर आ जाए, वो बता देगी क्या फैसला उन्होंने किया। मगर क्या काबीना में ये भी कहा गया कि कानूनी तौर पर जहां मर्जी इलाज करवा ले, कि कानूनी तौर पर हुकूमत ये पैसे डिमांड कर सकती है, नहीं गिरने लगे, हुकूमत पैसे डिमांड कर सकती है कानूनी तौर पर, जबकि लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही उनसे जमानत के पैसे ले चुका है कि जब हुकूमत के आप हमें अलग से भी जमानत दें। और सब ये इसलिए था कि काबीना के अंदर भी डिस्कशन हुई कि वरना इंप्रेशन जाएगा कि हमने आसानी से जाने दिया। हमने इंप्रेशन नहीं जाने देना कि नवाज शरीफ को आसानी से जाने दिया। बेशक हम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जाने दे रहे। नहीं शाहजेब, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है कि वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के पैसे दे, $1.5 मिलियन दें, और पत्नी और के सुप्रीम कोर्ट का तो ये फैसला नहीं है। सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं है साहब। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला है कि एवनफील्ड अपार्टमेंट के पैसे देना? ये इनके ऊपर जो डिसीजन आया है वो तो यही आया है ना। सब ये मैं बताता हूं, नवाज शरीफ का एक एवनफील्ड अपार्टमेंट का फैसला था जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सस्पेंड हो गया। दूसरा अल अजीजिया का फैसला था जिसमें ये आया, जिसका वो जज साहब अरशद मलिक साहब आए कि वो कह रहे थे मुझे वीडियो दिखा के फैसला दिया। दूसरा वो फैसला है जिसके 5.5 अरब रुपए। तो वो आप कह रहे हैं कि अदालत ने तो नहीं कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि 5.5 अरब रुपए दो और जाओ, मगर हम कह रहे हैं कि 5.5 अरब रुपए और दो और जाओ। अदालत ने 40 लाख रुपए मांगे। कौम के पैसे हैं, मेरे और आपके तो नहीं है, हमारे और आपके भी हैं, क्योंकि हम भी मगर अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते, आप देना अभी तक मगर साहब अगर नवाज शरीफ वापस ना आते तो अदालत के पास इख्तियार था कि वो उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करके उनकी सारी जायदाद जब्त कर ले, जैसा कि इसहाक डार के केस में हुआ है। तो अदालत ये कर लेती अगर वो वापस ना आते तो ये तो और ज्यादा मौका था। अभी तक हुई तो नहीं है ना, अभी तक वो ऐसा भी तो नहीं हो रहा कि जाके वापस नहीं आए नवाज शरीफ साहब। अच्छा मैं आपको बताऊं इसहाक डार की हो गई है साहब, दुनिया के मुल्कों में इसहाक डार साहब की हो गई है। दुनिया के मुल्कों में क्या होता है, इवन यूएई और सऊदी अरब में क्या होता है, शख्सी की जमानत भी होती है। अगर कोई पकड़ा जाए उसको छोड़ने के लिए दूसरा आदमी अपना पासपोर्ट रखाता है, वो बाहर नहीं ट्रैवल कर सकता, पर उसको छोड़ देते हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ देयर आर मेनी वेज टू डू इट।
मैं ये चाहता हूँ अगर वो इतने बीमार हैं कि पाकिस्तान में उनका इलाज ना हो सकता है, हम ये चाहते हैं अगर वो बाहर जाके इलाज कराना चाहते हैं और हैं अगर वो इतने बीमार तो ज़रूर जाएं, लेकिन हमें श्योरिटी दे के जाएं कि वापस आएंगे, वो इसाकदार नहीं बन जाएंगे या परवेज मुशर्रफ नहीं बन साहब जाएंगे। अगर वो आपको ये श्योरिटी आप मांग रहे हैं जो अदालत ने नहीं मांगी और ये कानून के से हटकर आप मांग रहे हैं, क्योंकि कानून में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि वफाकी हुकूमत ECL से लोगों को निकालेगी मुझे नहीं कि पता। पैसे जरूर चले जाए। मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आज नवाज शरीफ साहब जाते हैं और वापस नहीं आते हैं तो अदालत उनकी बेल कैंसिल करके उसके बाद उन्हें इश्तिहारी करार देके, एब्सकॉन्डर करार देके उनके जायदाद जब्त करने का हुक्म दे सकती है। अदालत के पास ये इख्तियार है। तो आप ये जो एडवांस में कर रही हैं इसलिए कर रहे हैं ना कि आपको कम से कम अपने वोटर सपोर्टर को बताना है, देखो हमने नवाज शरीफ के खिलाफ जो बयानिया बनाया था ये मत समझना हमने जाने दे दिया, हमने पैसे लिए, उससे बॉन्ड्स लिए। ये आप सियासी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त। ये भी ठीक है, मतलब इसमें अच्छा अगर हम ये कर रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है, तो ठीक है। तो बस माने हमारी ना तो पूरी कि politics कानून इसी की में थी, सुप्रीमेसी के accountability लिए नहीं, करप्शन के खिलाफ नहीं, अपना वोटर सपोर्टर को मुतमईन करने के लिए काम कर रहे हैं। ये नहीं आप मान लें, बस हर्ज क्या है। शाहजेब नहीं मैं देखें आपकी वो बात मैं मान लेता हूं। आपने कहा कि जी हम इसलिए हम श्योरिटी बॉन्ड लेना चाहते हैं, हम आवाम को बताना चाहते हैं। हमारा सपोर्टर का आवाम ने हमें वोट दिया है, हमारा कोई सपोर्टर एलियन तो नहीं है, इसी पाकिस्तान के लोग हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट दिया और मेजॉरिटी ने हमें वोट दिया है, तो हम आगे आए ना। तो पाकिस्तानी कौम को बताना चाहते हैं कि हम फ्री में नहीं जाने देना चाह रहे। आप ही के टीवी शोज में कल परसों में देख रहा था, लोगों से आप रोड के ऊपर आप ओपिनियन ले रहे, सारे कहते थे कि 85-90% कहता नहीं जाने देना चाहिए। ये वो लोग हैं पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि जी गरीब को और अलीम को, ये बड़ा अफसोस है इस मुल्क का कि क्या ये फैसिलिटी हर एक को होगी, मगर ये अवेलेबल है हर आदमी अच्छा, को, अली साहब, मैं हर आदमी तो को जेल में अवेलेबल होगी। एक तो मसला ये है कि अली साहब आपकी पार्टी को मिला है तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख वोट, नवाज शरीफ साहब को मिला 1 करोड़ 30 लाख वोट। तो ये तो पता नहीं 80-85% का नंबर कहां से आता है आप दोनों को, और आपको जाहिर बहुत ज्यादा अच्छा वोट मिला है और आप लोग इक्तिदार में आए। दूसरी बात, आपने जब गरीब की बार बार मिसाल देते हैं, गरीब आदमी, क्योंकि अब आप हुकूमत में अपोजिशन में नहीं है, गरीब आदमी आपसे ये कह रहा है कि भाई क्योंकि मुझे इलाज की फैसिलिटी नहीं है इसलिए नवाज शरीफ साहब को भी मारो, मुझे जेल में अच्छी सहूलत नहीं है इसलिए नवाज शरीफ साहब को भी इसी तरीके से रखो, या वो ये कह रहा है कि भाई इन्हें दो और हमें भी सहूलतें दो। तो आप उन्हें सहूलतें दें बजाय इसके कि आपके गरीब आदमी के पास नहीं इसलिए हम किसी को भी नहीं देंगे। ये आपका मॉडल क्या है? मतलब कल को ये तो नहीं है कि आप कहेंगे कि जिसके पास लोग जॉबलेस है तो जो नौकरी पर है उनकी भी नौकरियां लेंगे, लोग होमलेस है तो उनके भी घर ले लेंगे जिनके पास घर है। ये थोड़ी गरीब आदमी कह रहा है। नहीं शाहजेब, आप थोड़ी जलेबी बना रहे हैं, इसको राउंड रखे गुलाब जामुन में, जलेबी ना बनाए। नहीं मैं आपसे जो कह रहा हूं, वैसे वाकई आपने जलेबी को आज सीधा कर दिया कि हम वोटर सपोर्टर के लिए कर रहे हैं। मैंडेट हमें मिला है, हुकूमत में हम हैं, अपोजिशन बेंचेस पे हम नहीं बैठे हुए, हम ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए। हमारा पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज है ये हम वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। अब हमारा सपोर्ट बेस क्यों ना हो या पाकिस्तानी आम आवाम क्यों ना हो, कौन आपको कहेगा कि जी किसी को ये बाहर जाने दे इलाज कराने? मैं ये कहता हूँ ये सारी फैसिलिटी हर एक को क्यों नहीं मिलती? नहीं मिलती। एक 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में अपना इलाज नहीं करा सकता, उसको बाहर जाना पड़ता है इलाज कराने। हम वो भी कह रहे हैं चलें जी अदालत ने फैसला किया, आप जाइए, आप हमें एक इंडेमनिटी बॉन्ड दे के जाइए कि आप जो जा रहे हैं बाहर वो इलाज करा के आपने जो भी 8 हफ्ते हैं जो भी हैं आप वो करा के वापस आएंगे। अगर आप नहीं आए, वी हैव सिक्योरिटी, हम फिर आपके जो ऊपर केसेस हैं वो हम आपकी प्रॉपर्टी जब्त करके और खजाने में पैसा जमा करा देंगे। बहुत शुक्रिया। अली ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अली ज़ैदी साहब कह रहे हैं ये काबीना का फैसला है, नून लीग अब ये पैसे देगी या नहीं देगी। मुझे औरंगजेब साहबा ने हमसे कमिट किया था, अभी तक वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं, उनसे बात करेंगे। इस वक्त जाहिद गिशकोरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान शफीक साहब साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब हमारे साथ मौजूद हैं। वो नैब की तरफ से इसाकदार मनी लॉन्ड्रिंग केस, जुल्फी बुखारी केस, ये सब लड़ते रहे। इमरान शफीक साहब, कानून इस हवाले से क्या कहता है कि आप नैब का एक केस है जो कि इस वक्त इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, वो है चौधरी शुगर मिल्स का। एक केस है जो कि नैब से प्रूव हो गया जिसमें नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई, वो अदालत ने सस्पेंड कर दिया अल-अज़ीज़िया का। कानून क्या कहता है? श्योरिटी बॉन्ड ले सकती है हुकूमत के जी आप पैसे दें फिर जाएं, अगर अदालत ने पहले से पैसे ले लिए हैं और जमानत दे दी है नवाज शरीफ साहब को? जो पाकिस्तान में ECL का कानून है, एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1981, और उसके तहत जो रूल्स हैं 2010 के, इन दोनों ऑर्डिनेंस और रूल्स में जो नैब है इट स्टैंड्स नोवेयर, इसका कोई रोल नहीं है।
इसमें जो बुनियादी रोल है और बुनियादी किरदार है वो फेडरल गवर्नमेंट का है। और मुस्तफ़ा इम्प्लेक्स केस है 2018 का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट मींस फेडरल कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर। तो इस कानून की रोशनी में तो नैब का कोई भी किरदार नहीं है, और अंडर ट्रायल प्रिजनर की हद तक नैब सिर्फ रिकमेंडेशन देता है, और रिकमेंडेशन की हैसियत सिर्फ एक सजेशन की होती है, ओपिनियन की होती है, एक राय की है, एक कॉशन है जो फेडरल गवर्नमेंट को नैब दे देता है कि आप इसके मुताबिक अमल दरामद कर दें। और फिर उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट की यह मर्जी है कानून का पूरा परखने के बाद, जायजा लेने के बाद, अपनी इंडिपेंडेंट रीजनिंग और माइंड इस्तेमाल करने के बाद कि किसी का नाम हमने ईसीएल में रखना है या नहीं रखना। इसलिए नैब जो है वो सिर्फ एक उसकी सजेशन है, उससे बढ़कर नैब की ओपिनियन की अहमियत ना अंडर ट्रायल केसों में है, ना ही नैब की अहमियत उसके बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है जब किसी बंदे को कन्विक्शन हो जाती है। और इस केस में भी यकीनन ऐसा ही होगा। और चौधरी शुगर मिल केस का जिसका आपने हवाला दिया, उस केस में तो खानज़ादा साहब जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने इस राइट को बुनियादी तौर पर तस्लीम करते हुए ये डायरेक्शन भी दी है और ये कहा है कि ये एक्यूज की मर्जी है, उसका राइट है कि वो अपनी ट्रीटमेंट जो है इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री फ्रॉम डॉक्टर्स ऑफ हिज ओन चॉइस, जिस किस्म की भी वो ट्रीटमेंट करना चाहता है वो कर सकता है। तो इस राइट को बुनियादी हकूक के तौर पर जो है वो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो अपनी जजमेंट में एक शैला केस है उसका भी हवाला दिया है, जिसमें ये कहा, उन्होंने कहा कि लाइफ जो है वो सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि लाइफ मींस लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करना, उसकी लाइफ की जो तमाम फैसिलिटीज हैं, जो आपको जिंदगी के जो भी वसाइल दस्तयाब हैं उनको एंजॉय करना भी राइट टू लाइफ जो दस्तूर पाकिस्तान ने दिया है उसकी रोशनी में आता है। और बल्कि इससे बढ़कर भी उन्होंने डायरेक्शन दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज है उनके बारे में उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज कैन नॉट ऑब्लिविएट ऑफ इट्स रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ इंश्योरिंग फंडामेंटल राइट्स एंड राइट टू लाइफ ऑफ एनीबॉडी। तो ये उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज तो इस राइट ऑफ लाइफ जो है उनका, जो किसी भी एक्यूज का है, उससे नजरअंदाज नहीं कर सकते और उसको पैरामाउंट इंपॉर्टेंस हासिल है। तो इस की रोशनी में सिर्फ इस बुनियाद पर देखें, कानून खानदादा साहब इस मामले में बहुत क्लियर है। नैब किसी की प्रॉपर्टीज को भी जब्त नहीं कर सकता, खुद किसी की प्रॉपर्टी को जब्त करने का जो इख्तियार है वो सारे का सारा अदालतों का है। अगर कोई मुल्जिम, चाहे वो अंडर ट्रायल है जैसे सागदार साहब के केस में हुआ, या वो मुल्जिम जो है वो ट्रायल के बाद कन्विक्शन की सूरत में अगर वो भाग जाता है, दोनों सूरतों में कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि ये इख्तियार अदालत का है मजाज का, कि वो हुक्म जारी करेगी कि ये बंदा अदालत से भाग गया है, एब्सकॉन्डर है, पहले उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाएगा और उसके बाद उसकी तमाम जायदादों को, जो एसेट्स उसके दस्तयाब हैं उनको जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा, उसके परपीचुअल वारंट्स ऑफ अरेस्ट जारी किए जाएंगे और उसके खिलाफ जो है वो पूरी कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए कानून बिल्कुल वाज़ेह है, ये अदालतों को इख्तियार देता है कि लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी के बारे में वो जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो अपनी उसके मुताबिक लें। और आप इस बात को भी ज़हन में रखें कि ये अपील है, अपील से अगर कोई बंदा मुल्जिम जो है जिसको सजा हुई है और उसने अपील फाइल की और उसके बाद अगर उसकी सजा को अदालत ने सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करने के बाद यकीनन उसको वो बुनियादी तमाम हकूक हासिल हुए जो एक आम शहरी को हासिल होते हैं। लेकिन अगर वो उसका नाजायज फायदा उठाते हुए वो फरार हो जाता है, तो एब्सकॉन्ड कर जाता है, तो फिर कानून अदालतों को यह इख्तियार देता है कि उसकी अपील को डिसमिस कर दें, कोई समाअत उसके ऊपर ना की जाए और उस सजा को जो नीचे वाली अदालत ने दिया उसको बरकरार रखा जाए और उसके बाद कानून अपना जो एक्शन ले और उसके मुताबिक जो जो तरीकाकार कानून ने दिया है उस सारे को इख्तियार किया जाए। तो इसलिए अंडर ट्रायल है या ट्रायल उसका हो चुका है, बहरहाल कानून का अपना एक तरीकेकार है और उस तरीकेकार से वो निकल नहीं सकता और उसमें फेडरल गवर्नमेंट को या नैब को उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये अदालत ने जो हुक्म देना है बेसिकली चलना अदालत के हुक्म के मुताबिक होता है। किसी की ज़मीन और जायदाद को जब्त करने का मामला हो या किसी को अरेस्ट करने का मामला हो। मतलब ये अहम बात है। मैं ईसीएल वाली भी वाले नुक्ते पर भी आऊँगा, मगर हमारे साथ रशीद रिजवी साहब मौजूद हैं। आप सीनियर लॉयर हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। रशीद रिजवी साहब बहुत शुक्रिया। रशीद रिजवी साहब, ऐसी कोई नज़ीर है, कानून इस बात की इजाज़त देता है कि अगर ईसीएल से नाम उठाया जा रहा है तो फिर हुकूमत कहेगी कि जी आप पैसे दें, जबकि अदालत ने पहले ही 40 लाख रुपए लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और फिर 2 करोड़ रुपए लाहौर हाई कोर्ट ने जो मसलके हैं जमानती वो लेकर जमानत दी हो नवाज शरीफ साहब को? देखिए, एग्जिट कंट्रोल ऑर्डिनेंस में तो कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है
कि जिसमें फेडरल गवर्नमेंट जब नाम रिमूव करती है तो उसमें इस किस्म के शराइत हों। ये बड़ा यूनिक डिसीजन है और ग़ालिबन 1981 में ये ऑर्डिनेंस आया था, उससे लेके आज 38 इयर्स हो रहे हैं, 28 इयर्स हो गए, 38 इयर्स। उसमें कभी कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती है, कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती है कि किसी का नाम रिमूव किया गया हो तो उससे इस किस्म की शर्त ली जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इम्तियाजी सलूक किया गया है, ये बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि एक केस में उन्होंने इस किस्म का किया। हाँ, अगर ये गवर्नमेंट चाह रही थी तो वो उन अदालतों से रुजू करती जहाँ से ये बेल पर हैं कि उनकी बेल अमाउंट, श्योरिटी अमाउंट इन्हांस की जाए, और वो फिर उनकी अदालतों के सवाबदीद पे होता है कि वो बढ़ाएं ना बढ़ाएं। उनसे कह देते कि जी हम इनका नाम ECL से हटा रहे हैं और ख़तरा ये है कि जी वो डार साहब भी चले गए, फिर वापस नहीं आए, और उनके साहबजादे भी जो हैं दोनों वो एब्सकॉन्डर हैं, लिहाजा हमें ख़तरा है आप इसकी, तो वो और बात होती। लेकिन ये बड़ा यूनिक डिसीशन है, बड़ा शॉकिंग डिसीशन है कि उन्होंने ये इम्पोज किया है, ये जानते हुए भी कि मेडिकल रिपोर्ट बहुत ही सीरियस है, नेचर की है, उन्हें फौरी जाना है। इसमें तो अब और टाइम लगेगा। और अगर कल को नवाज शरीफ साहब चले जाएं और वापस ना आए तो क्या अदालत के पास इख्तियार है कि उन्हें एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करके उनके असासे जब्त हो जाएं, ये सारी चीज़ें हो जाएं? अभी तो छोटी बॉन्ड हुकूमत ले रही है, मगर अदालत के पास पूरा इख्तियार है इस बात का, अगर कल को वो नहीं आते, जो हुकूमत के लिए ना आए, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखे ना वो तो कन्विक्ट हो जाएंगे, फिर उनकी जो नीचे का फैसला जो है वो मेंटेन हो जाएगा। एब्सेंस में, एक्यूज्ड के एब्सेंस में तो फिर वो नहीं चलती है अपील। जैसे हमारे दूसरे वकील साहब फरमा रहे थे कि जो एब्सकॉन्डर होता है फ्रॉम जस्टिस, वो ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी रिलीफ, उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, उसको तो ये ज़मानतें भी जब्त होंगी, फिर दूसरी कार्रवाइयाँ भी होंगी, रिकवरी की भी होगी, जो फ़ाइन की अमाउंट है उसकी भी रिकवरी के लिए जाएगी कोर्टें। तो वो तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे कि अगर जाके वापस नहीं आते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रशीद रिजवी साहब मौजूद थे। इमरान शफीक साहब, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, ये ECL का जो मामला, इसकी कोई पहले मिसाल मिलती है? और ECL के कानून में ये है कि हुकूमत ये श्योरिटी बॉन्ड ले, पैसे की जमानत मांगे कि जी उसके बाद हम आपको जाने देंगे बाहर, अगर अदालत से पहले जमानत हो भी गई? ECL का जो कानून है, जो मैंने रूल्स 2010 का जिक्र किया और जो ऑर्डिनेंस है 1981 का, उसमें ऐसी कोई बात नहीं जिक्र की गई है। सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को यह इख्तियार दिया गया है कि किसी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल सकती है, उसकी कंडीशंस बताई गई हैं कि करप्शन के केसेस हों, टेररिज्म के केसेस हों, वो, लेकिन उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप, और ये इख्तियार इसी बुनियाद पर इस्तेमाल किया जाता है कि जो अथॉरिटी किसी का नाम ECL में डाल सकती है वो ECL से निकालने का भी इख्तियार रखती है। ये बुनियादी प्रिंसिपल है कानून का, लेकिन इसके ऊपर वो कंडीशन आयद कर सकती हैं, कोई छोटी बॉन्ड ले सकती हैं, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं। और अगर वो ऐसा कोई काम करती हैं तो ये उनका और पार्टी के दरमियान कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकता है, लेकिन अदरवाइज कानून ने ना ऐसी कोई पाबंदी आयद की है, ना कोई ऐसा स्कोप रखा है, और ना ही कोई ऐसा काम करने का कहा है। ये एक इजाफी चीज है जिसकी मेरी नजर में कानूनी कोई हैसियत नहीं है। बहुत शुक्रिया इमरान शफीक साहब। रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि अचानक वज़ीर-ए-आज़म का माइंड बदला क्यों, क्या ऐसी वजूहात बनी थी। आबिद मीर साहब से मंदिर की कहानी पूछेंगे, और मरियम औरंगजेब साहब ने हमसे कमिट किया था, अभी तक वो अपना फ़ोन नहीं आंसर कर रही हैं, उनसे भी मौक़िफ़ मालूम करेंगे कि वफाकी हुकूमत ने सीधा सीधा कहा है आप कितने पैसे जमा करा के नवाज शरीफ साहब को यहाँ से लेके जाएंगे। एक ब्रेक के बाद।